हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपने इस छोटे से क्लास में हम लोग आप लोग का स्वागत करते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ अपने नागरिक शास्त्र के पहले चैप्टर पे, सिविक्स, तो जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। ठीक है, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने मिशन 95+ पे। तो जैसा कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं सत्ता की साझेदारी नागरिक शास्त्र, इसी प्रकार से हम हर एक चैप्टर्स के डिटेल्स आपको देते रहेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसका मतलब कि फेयर कॉपी तैयार कर सकें, यानी कि नोट्स तैयार कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सत्ता का मतलब क्या होता है। सत्ता का मतलब होता है कि शक्ति। ठीक है, शक्ति। तो शक्ति मतलब कि जैसे आप लोग समझ रहे हैं, शक्ति मतलब कि हर एक क्षेत्र में मतलब विभिन्न प्रकार की शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। साझेदारी का मतलब बंटवारा ही होता है, जिसका इंग्लिश है पावर शेयरिंग। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जब क्लास 10th में लिखिएगा तो जो मतलब कि किसी भी हेडिंग की अगर इंग्लिश लिखेंगे तो आपको जैसे थोड़ा जो एग्जामिनर रहेंगे चेक करेंगे वो मतलब कि उनको लगेगा कि ये बच्चा थोड़ा मतलब एजुकेटेड है, सेंसिबल है, इसलिए इसको वर्ड मीनिंग्स वगैरह मालूम है। अगर आपके कई नंबर कटते रहेंगे तो उस नंबर को नहीं काटेंगे, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग हर एक हेडिंग की इंग्लिश भी लिखिएगा। तो पहला है हमारा सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी से आशय किसी देश की सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों एवं अधिकारों के उचित आवंटन एवं बंटवारा से है। ठीक है, तो मतलब शक्तियों का बंटवारा से हमें यह आशय है कि सरकार के विभिन्न अंग, जैसे कि हमारा सरकार जैसे एक अंग हो गया केंद्र, ठीक है, दूसरा अंग हो गया उसका राज्य और तीसरा स्थानीय, फिर इसमें कई छोटे छोटे अंग आते हैं। तो इसी प्रकार जो शक्तियों का बंटवारा इन्हीं छोटे छोटे अंगों में किया गया है। तो भारतीय लोकतंत्र में विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा ऊर्ध्वाधर रूप में, ऊर्ध्वाधर मतलब कि एकदम सीधी लाइन की तरफ, मतलब कि सीधी लाइन की तरह किया गया है। तो जिसमें नीचे की ओर शक्तियों के अधिकारों में कमी आई है। आप लोग इस मतलब कि छोटे से फिगर में देख सकते हैं, जिसमें ऊपर केंद्र सरकार, नीचे राज्य सरकार और एकदम नीचे स्थानीय सरकार है। तो आप लोग जानते ही हैं कि केंद्र सरकार के पास तो पावर अधिक होगा ही, फिर उससे कम राज्य सरकार के पास केंद्र से थोड़ा कम होगा, और फिर स्थानीय सरकार के पास राज्य और केंद्र दोनों से भी कम होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए नीचे की तरफ जो एरो बना है नीचे की दिशा में, वो शक्तियों के बंटवारा में कमी हो रही है। मतलब कि आप मतलब कि इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जैसे जिस प्रकार से हम केंद्र, राज्य और स्थानीय, मतलब जिस तरह के छोटे स्तरों पर हम आएंगे उस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा है वो बहुत कम हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कि शक्तियाँ बहुत कम कर दी जा रही हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसमें शक्तियों का बढ़ोतरी किया जा रहा है। तो इसे संघीय सरकार भी कहते हैं। ठीक है, ये अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो विशेषता इसकी यह है कि कंक्लूजन, ठीक है, तो इसमें हम लोग पर देखते हैं सत्ता की साझेदारी से विभिन्न समुदायों, धर्मों एवं वर्गों की राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित होती है, फलतः समान अवसर उपलब्ध एवं विकास होगा। मतलब इसका यह तात्पर्य है कि सत्ता की साझेदारी से हम विभिन्न समुदाय, मतलब कि कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे निचली जाति का, चाहे मतलब कि उच्चतम जाति का हो, वह मतलब कि सत्ता में बैठ सकता है। मतलब कि वो कोई मतलब वो अपनी सरकार बना सकता है। ठीक है, वो मतलब कि वो संसद तक जा सकता है, वो पार्लियामेंट में बैठ सकता है। और इस साझेदारी से देश की सांस्कृतिक सामाजिक विविधता संरक्षित रहती है। मतलब कि इस साझेदारी से मतलब कि देश में जो संस्कृति और हमारे समाज से रिलेटेड जो बातें हैं वो मतलब कि संरक्षित रहती हैं, मतलब एकदम सही सलामत रहती हैं। इसमें हमारे सांस्कृतिक प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर है हमारा अगला, तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो यह है कि यह न केवल किसी निर्माण में पारदर्शी बढ़ाती है बल्कि बेहतर निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। ठीक है, इसमें यह बात, जैसे किसी भी जगह, जैसे आप मान लीजिए 10 लोग हो, उसमें मतलब कि अलग अलग विचार के लोग हैं। जैसे उसमें कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, तो उसमें कोई आईआईटीएन है तो कोई क्या है, तो मतलब इस प्रकार से जो सभी के विचार अलग अलग रहेंगे, किसी के विचार में अलग अर्थ रहेगा, किसी के विचार में अलग अर्थ रहेगा। तो उसी प्रकार से कि मतलब कि इसे पारदर्शिता, मतलब कि पारदर्शी भी एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। इसमें सभी लोगों के निर्णय को लिया जाता है, जिसमें से जिसका निर्णय बेहतर होता है उसको महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। ठीक है, यह देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
मतलब कि यह देश में अखंडता और महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखती है। फिर हमारी अगली हेडिंग है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका, ठीक है। बेल्जियम पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। हमारे पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एवं लग्जमबर्ग से मिलती हैं। यहाँ की आबादी का कुल 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं तथा फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। वर्ष 1970 में 1991 के बीच, मतलब कि 1970 से 91 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन किए गए। संशोधन का मतलब होता है कि उसमें मतलब कि कुछ नई चीज़ों को मतलब बदलते समय के साथ कुछ नई चीज़ों को लिखना, ठीक है, नए नियम को पारित करना। तो इसमें देखिए मतलब कि जो बेल्जियम है वहाँ की 59% लोग जो हैं, आबादी जो थी वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे और उनकी भाषा जो थी वो थी फ्रेंच भाषा थी, ठीक है। इसकी एमसीक्यू बन सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है सामुदायिक सरकार के अस्तित्व में आने से बेल्जियम में भाषाई संघर्ष में कमी आई, ठीक है। मतलब कि सामुदायिक सरकार के अस्तित्व में आने से बेल्जियम में भाषाई संघर्ष में कमी आई, मतलब भाषा का अलग अलग संघर्ष होने लगा, ठीक है। श्रीलंका सिंगली सामाजिक समूह की बहुलता वाला द्वीपीय देश है, ठीक है। श्रीलंका जो है हमारा वो सिंगली सामाजिक समूह की बहुलता वाला द्वीपीय देश है। यह 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका में कुल जनसंख्या का 74% सिंहली, 18% तमिल तथा 7% ईसाई समूह निवास करती है, ठीक है। तो मतलब आप लोग ये एमसीक्यू इसका भी बन सकता है और नहीं, मतलब कि स्वतंत्रता श्रीलंका को स्वतंत्र मतलब श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो 1948 में बना। जिसमें मतलब कि ये भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा श्रीलंका में कौन सी जनसंख्या रहती थी किस भाषा को बोलने वाली, तो सिंगली भाषा को बोलने वाली जनसंख्या ज़्यादा थी, ठीक है। मतलब सिंगली भाषा नहीं है, एक प्रकार की ये प्रजाति है मतलब कि वहाँ की। और फिर है, ठीक है, और फिर है हम लोग देखते हैं कि अगला है श्रीलंका सिंगली सामाजिक समूह का, ये हो गया है हमारा, ठीक है। अगला हेडिंग है श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। ये श्रीलंका में बहुसंख्यवाद की मीनिंग है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी समुदाय की संख्या अधिक होती है तथा वह अपने तरीके से देश पर शासन करना चाहता है। मतलब कि जैसे आप लोग इससे मान लीजिए कि किसी गांव या देश में जिस प्रजाति मतलब जिस जाति या धर्म की जनसंख्या अधिक रहेगी उसकी बात को मतलब कि ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग, और चलिए देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद साथ ही वह अल्पसंख्याओं के हितों या आवश्यकताओं की अवहेलना करना बहुसंख्यवाद कहलाता है। उसी का यह मतलब है कि जैसे जिनकी संख्या अधिक रहेगी उनकी बात को माना जाएगा और जिनकी संख्या कम रहेगी उनकी बात की अवहेलना करी जाएगी। फिर वर्ष 1956 में कानून पारित कर सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। ये जो हमारा श्रीलंका है इसमें सिंहलित भाषा के समुदाय के लोग अधिक थे, मतलब सिंगली लोग अधिक थे भाषा के। तो इसमें मतलब कि बहुसंख्यवाद के रूप में देखा गया तो इसमें सिंगली की मतलब कि सिंगली की जनसंख्या अधिक थी, इसलिए श्रीलंका में सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया, ठीक है। फिर तमिल में आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष, स्ट्रगल टू मेक तमिल एन ऑफिशियल लैंग्वेज। सरकारी निर्णय ने श्रीलंकाई तमिलों की भावना को आक्रोश किया। तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई तथा तमिल को राजभाषा घोषित किया। वर्ष 1980 के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे नामक संगठन ने तमिलों के अधिकारों के लिए संघर्ष प्रारंभ किया जो ग्रीक युद्ध में बदल गया, ठीक है। मतलब सरकारी निर्णय ने श्रीलंकाई तमिलों की भावना को आक्रोश किया, मतलब कि यह निर्णय जो राजभाषा सिंगली को बना दिया यह तमिल वालों को बहुत ही मतलब कि ये उनकी भावना को काफ़ी दुख पहुंचाया। तो इसलिए उन्होंने श्रीलंकाई भाषा को अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, ठीक है। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, फिर तमिल को राजभाषा घोषित किया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर तमिल को उन्होंने राजभाषा बना दिया। फिर वर्ष 1980 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे नामक संगठन ने तमिलों को आधिकारिक
अधिकारों के लिए संघर्ष प्रारंभ किया जो गृह युद्ध में बदल गया। मतलब कि जो एक नई मतलब कि इसमें समुदाय आ गया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। ठीक है, तो इसने तमिल को आधिकारिक भाषा से हटाने के लिए संघर्ष किया। यह एक मतलब कि गृह युद्ध में बदल गया। ठीक है, मतलब आपस में ही ये लड़ाई शुरू हो गई। फिर श्रीलंका और बेल्जियम के संघर्ष से सीख। ठीक है, सिक्स फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका ऑन बेल्जियम। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों का आदर करने पर ही देश की एकता संभव। मतलब वहाँ के बेल्जियम के नेताओं को यह लगा कि समुदाय और क्षेत्र के का आदर करने पर ही देश की एकता, मतलब किसी हर एक क्षेत्र हर एक समुदाय का ही अगर सम्मान करेंगे तभी हमारे देश की एकता संभव है। जबकि श्रीलंका इसके विपरीत मार्ग अपनाते हुए बहुसंख्यवाद समुदाय का देश में प्रभुत्व स्थापित करना चाहा। मतलब जैसे जो हमारा बेल्जियम था वो मतलब सही निर्णय लिया कि उसने हर एक समुदाय को देखते हुए निर्णय लिया, और जो हमारा श्रीलंका है, ठीक है, इसने बहुसंख्यवाद को मतलब अपनाया और जिसकी संख्या अधिक थी उसी को मतलब कि इसने शासन दिया। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें मतलब श्रीलंका की देश में एकता का संकट बहुत ज़्यादा आ गया। फिर है सत्ता की आवश्यकता की साझेदारी, मतलब सत्ता के बंटवारा, मतलब शक्तियों का बंटवारा क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो द नीड फॉर पावर शेयरिंग, ये आप लोग मत भूलिएगा भाई कि किसी भी हेडिंग का इंग्लिश लिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में दो विभिन्न तर्क दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन से तर्क हैं इसके। तो देखते हैं हमारे दो तर्क। चलिए देखते हैं। फिर सत्ता की साझेदारी से बेहतर परिणाम निकलते हैं, यह अच्छी होती है तथा सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करते हैं, जिससे सामाजिक संघर्ष प्रायः हिंसा एवं राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। मतलब कि जब सत्ता की बंटवारा हुई तो बेहतर परिणाम निकलते यह हैं कि तथा सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना कम। मतलब जब सत्ता की बंटवारा कर दी गई तो हर एक समाज के बीच जो मतलब कि दरारें थी, झगड़ा उत्पन्न होता था, संघर्ष उत्पन्न होता, वो थोड़ा कम हो गया। क्योंकि जब सत्ता का बंटवारा हुआ तो हर एक समुदाय को शक्तियाँ मिली, तो सभी समुदाय के लोग मतलब कि आगे हुए। तो फिर दूसरा है सत्ता की साझेदारी का कार्य मूल्यवान होता है तथा सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। मतलब सत्ता की साझेदारी से जो भी कार्य होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इससे मतलब कि किसी भी देश का विकास बहुत अच्छा होता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। फिर सत्ता की साझेदारी के रूप की फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सत्ता के साझेदारी के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण, संघीय सरकार एवं सरकार का ऊर्ध्वाधर विभाजन। सत्ता का क्षैतिज वितरण मतलब सत्ता का क्षैतिज वितरण का मतलब जैसे आप मान लीजिए एक सीधी रेखा में, मतलब एक लेटी हुई रेखा में, और संघीय सरकार का ऊर्ध्वाधर विभाजन मतलब संघीय सरकार का मतलब होता है किसी देश में जब एक से अधिक सरकारें पाई जाती है तो उसे संघीय सरकार कहते हैं। जैसे हमारा भारत देश है जो संघीय सरकार है, तो इसमें ऊर्ध्वाधर विभाजन होता है। चलिए आगे देखते हैं, वो हमारा अगला चैप्टर है, उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे इसके बारे में, ये क्या बोलते हैं इसको, संघीय सरकार के बारे में। ठीक है, सत्ता का क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सत्ता का क्षैतिज वितरण सरकार के समान स्तर के अंगों को विभिन्न शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता है। सत्ता के क्षैतिज वितरण के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका हैं। इस वितरण से विभिन्न संस्थानों के बीच संतुलन बना रहता है। ठीक है, क्षैतिज वितरण है जिसमें देखिए सत्ता का क्षैतिज वितरण सरकार के समान स्तर के अंगों को विभिन्न शक्तियों का उपयोग करने में अनुमति देता है। मतलब कि जैसे जो सरकार होती है जो इसका सत्ता का क्षैतिज वितरण है, इसमें जैसे नगर पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सब जो आते हैं ये हमारे क्षैतिज वितरण के अंतर्गत आते हैं। इसमें सभी मतलब की शक्तियाँ की अनुमति दी गई होती है। फिर सत्ता का क्षैतिज वितरण में है, इसमें विभिन्न अंग देखिए यहीं पर वहाँ वही दिया है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यही सब है जो हमारे सत्ता के क्षैतिज वितरण है। ठीक है, फिर है अगला संघीय सरकार एवं सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, फेडरल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर।
संपूर्ण देश के लिए एक सामान्य सरकार प्रायः संघीय सरकार कहलाती है। मतलब संपूर्ण मतलब एक संपूर्ण और मतलब कि स्वच्छ सांस्कृतिक देश बनाने के लिए शक्तियों का बंटवारा और संघीय सरकार बहुत ही आवश्यक है। मतलब संपूर्ण देश के लिए एक सामान्य सरकार प्रायः संघीय सरकार कहलाती है। मतलब किसी देश में जब एक ही प्रकार की कई सरकारें हों तो उसे संघीय सरकार कहते हैं। ठीक है। और फिर है भारत में हम इसे केंद्रीय सरकार कहते हैं। वे देश जहां भारत की तरह सत्ता का बंटवारा सरकार, ठीक है, सत्ता का बंटवारा सरकार, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच संविधान द्वारा होता है, उसे सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं। फिर सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट। सामुदायिक सरकार एक भाषा या जाति धर्म समुदाय के संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाती है। इसमें सांस्कृतिक शैक्षणिक और भाषा संबंधित मुद्दों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होता है। सामुदायिक सरकार मतलब जो सामुदायिक सरकारें होती हैं जिसमें इसमें सांस्कृतिक शैक्षणिक और भाषा संबंधित मुद्दों पर मतलब किसी भी प्रकार का निर्णय हो तो उसमें मतलब कि ये जो सामुदायिक सरकार होती है वो निर्णय लेते हैं जिससे कोई भी बातचीत होती है। गठबंधन सरकार, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट। जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तथा सरकार का गठन करती हैं तो इस व्यवस्था को गठबंधन सरकार कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे 2023 में ये गठबंधन सरकार थी हमारी, सॉरी शायद 23 या 24 में थी, ठीक है, अभी मुझे क्लियर मतलब याद नहीं है। तो उसमें गठबंधन सरकार थी जो हमारे अखिलेश और ये राहुल गांधी के बीच में हुआ था, आप लोग को मालूम होगा। फिर विभिन्न हित समूहों, वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है, इस समूह का मुख्य कार्य सरकारी समितियों में भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर सत्ता भागीदारी करते हैं। मतलब यह एक ऐसी समूह है जो मुख्य कार्य सरकारी समितियों के भागीदारी करके मतलब कि ये ज़बरदस्ती अपने कार्य को करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक आज पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं आपको एक एक मतलब कि दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फिर इसका ले लीजिए, और फिर इसका भी ले लीजिए। आप लोग अगर इसको पढ़ लिए तो मैं गारंटी देता हूँ 80+ आपका 100% आएगा। अगर आप एकदम अपने मतलब कि मन से पढ़ाई करते हैं तो 95+ भाई कहीं नहीं गया है। मेरे मतलब कि चैनल के नाम के अनुसार आप उतना नंबर ला सकते हो अगर आप इसे डेली पढ़ो तो। ठीक है, फिर है हमारा अगला, देखिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नोट्स तैयार करिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स होता है तो एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, फिर है हमारा ये, चलिए ठीक है दोस्तों, तो अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।